सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। च1 अनामिका का दर्द नहीं करता, मैं तुमसे प्यार। जय श्री गणेशाय नमः। राजस्थान, रात का वक्त। आज का मौसम सुबह से खराब था। तेज बारिश हो रही थी, जैसी कुछ अनहोनी के पहले आगाह कर रही हो। तेज बिजली की आवाजें बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी। हवाओं का रुख कुछ बदला हुआ था। वहीं दूर एक कॉटेज में जो जंगलों के बीच में था, वहां का माहौल कुछ ज्यादा ही भयानक था। बाहर बहुत सारी गाड़ियां एक साथ रुकी, जिनमें से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स एक साथ बाहर आए। उनमें से एक ने जल्दी से बीच वाली रोल्स रॉयल्स का दरवाजा खोल। अंदर बैठे शख्स जल्दी से बाहर आया। चिंता की लकीरें उस शख्स के चेहरे पर देखी जा सकती थी, और उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा भी था। लंबी कद काठी, अभी उसकी बाल थोड़े बिखरे हुए थे, फिर भी उसकी खूबसूरती को छुपा नहीं पा रहे थे। ब्लैक शर्ट जिसे ऊपर के बटन खुले हुए थे, और उसके मुस्कुलर चेस्ट दिखाई दे रही थे। उसके बाल बिखरे हुए थे, जिसमें में वो और भी अट्रैक्टिव लग रहा था। वो बहुत जल्दी में बाहर आया और तेज कदमों से कॉटेज की तरफ भागा। योजक चिन्ह। अंदर कॉटेज में एक लड़की जिसकी खुद की हालत ठीक नहीं थी। वेज अगर ऐसे देखा जाए तो उसने एक सिंपल कुर्ती पहनी थी, जो जगह जगह से फटे पड़े थे। बॉडी पे बहुत सारे चोटों के निशान बने हुए थे। आंखों के नीचे काले गड्ढे पर गए थे, जैसे बहुत दिनों से न ठीक से खाना मिला हो, उससे न नींद। वो अपने सामने खड़ी लड़की का गला पकड़े हुए गुस्से से कांप रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत और बेहिसाब दर्द साफ दिख रहा था, जैसे सामने खड़ी लड़की को वो मार डालना चाहती हो। और वही सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वो न खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, न ही कुछ बोल रही थी। जैसे वो जो करना चाहती हो वो रहा है। वो बस खांसते हुए अपने आप को आचनक जितना हो सके उतना लाचार दिखाने की कोशिश करने लगी। उसने रोते हुए कहा, क्यों कर रही है आप मेरे साथ ऐसा? क्यों आप मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहती है? मेरी गलतियों की सजा मेरे बच्चे को मत दीजिए। उसने अपना गला छुड़ाने की झूठी कोशिश करते हुए अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, कभी अपना मनहूस चेहरा नहीं दिखाऊंगी आपको। वो जोर जोर से रो रही थी। मैं माँ, पापा, भाई, दादू, रक्तांश जी सब से दूर चली जाऊंगी। वेज भी ये आपका परिवार है। उसने अचानक से अपना गला छुड़ाया और सामने खड़ी लड़की के पैरों को पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर सामने खड़ी लड़की बस नफरत से उसे धक्का दिया, और कुछ कहने को हुई ही थी कि अचानक से किसी ने उसे जोर से धक्का दिया और वो दूर नुकीली कांच पर जा गिरी। अनामिका को समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या। उसके पीठ पर कई कांच के टुकड़े धंस चुके थे। वैसे भी वो पहले से है दर्द में थी, और सामने का नजारा देखकर उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। सामने वही आदमी जो बाहर आया था, उसने उस लड़की यानी कियारा को अपनी बाहों में भरे गुस्से से अनामिका को देख रहा था। और अनामिका भी वैसे ही उसकी आंखों में प्यार, दर्द और पता नहीं कई इमोशन के साथ देख रही थी। सामने खड़ा इंसान और कोई नहीं, उसका अपना पति रक्तांश महेश्वरी था। रक्तांश महेश्वरी भारत का नंबर 1 बिजनेसमैन, एरोगेंट, हैंडसम और भी बहुत कुछ जो राज है। रक्तांश की आंखों में भी अजीब से इमोशन थे। वो बेहद नफरत और घिन भरी आंखों से अनामिका को घूर रहा था। कियारा ने जब देखा कि रक्तांश का ध्यान उसकी तरफ नहीं है, तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे उसे बहुत चोट लगी हो। उसने अपनी आवाज में दर्द भरते हुए कहा, रक्तांश प्लीज, अनुदी को गलत मत समझना, वो बस गुस्से में है। मैं हमारे बच्चे को कहीं दूर लेकर चली जाऊंगी। उसने हमारे पर कुछ ज्यादा है जोर दिया, जैसे एहसास करना चाहती हो कि बच्चा तुम्हारा भी है। उधर अनामिका ने जब ये सुना तो अपने शरीर की सारी हिम्मत जुटा के चिल्लाई, अपना नाटक बंद करो, ये बच्चा रक्तांश का नहीं है, और वो मेरे पति है, दूर रहो उनसे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। वो नम आंखों से रक्तांश को देखते हुए बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ, ये नहीं माना आप मुझे पसंद नहीं करते, आप मुझसे नफरत करते हैं, पर मेरी बातों का भरोसा करिए प्लीज, बेस एक बार मेरी बात मान लीजिए। वो लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ रक्तांश जी। बस बहुत हुआ, रक्तांश ने लगभग चीखते हुए कहा, और कितना नीचे गिरोगी तुम? तुम्हारे जैसी घटिया और बदचलन औरत मैंने आज तक नहीं देखी। पहले तो तुम धोखे से मुझसे शादी की, अब मेरे बच्चे को भी मरना चाहती हो। मुझे घिन आती है तुमसे। अपना ये प्यार का नाटक बंद करो। तुमने अपनी नफरत में एक मासूम को भी नहीं छोड़ा। रक्तांश अचानक से उठा और तेज कदमों से अनामिका के पास आकर जबरदस्ती उसे उठाया और उसका गला पकड़ लिया। मुझे कभी नहीं लगा था कि तक इतनी घटिया हरकत करोगी। और क्या तुम इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो तुम्हारी छोटी बहन है? नहीं करता मैं तुमसे प्यार, सुना तुमने, नहीं करता।
उसकी बात को बीच में काटते हुए अनामिका ने बेहद दर्द भरी आवाज में कहा, क्यों, क्या कमी है मुझमें जो आप मुझे देखना तक नहीं चाहते? बोलिए ना, क्यों प्यार नहीं करते आप मुझसे? हाँ, नहीं करता मैं तुमसे प्यार। मैं कियारा से प्यार करता हूँ, उससे शादी भी करूंगा, रक्तांश ने चीखते हुए बेहद गुस्से से कहा। पर पता नहीं क्यों उसे अपने दिल में ये कहते हुए अजीब सी फीलिंग आ रही थी, लेकिन उसने इस एहसास को अनदेखा किया। रक्तांश की बातें सुन के अनामिका के सीने में बेतहासा दर्द होने लगा। जिस इंसान से उसने बेइंतहा मोहब्बत की, जिसके दिए हर दर्द को खुशी खुशी उसने सर आंखों पर रखा कि कभी कभी तो वो मौका वो पलाएगा जब उनके दिल में भी अपने लिए जगह, बस थोड़ी सी जगह वो देख पाएगी। लेकिन आज भी उसकी आंखों में अपने लिए इतनी नफरत देखकर वो अंदर तक टूट चुकी थी। वो पागलों की तरह रक्तांश से प्यार करती थी। एक पागल आशिक की तरह वो रक्तांश को चाहत में उसने अपना सब कुछ खो दिया। उसके हाथ जो रक्तांश को पकड़े हुए थे वो फिसल गए। उसका परिवार तो पहले है कियारा ने छीन लिया। उसका पति जो शायद उसका होकर भी उसका नहीं था। दिल दर्द से भर उठा, जैसे किसी ने उसके सीने से दिल निकाल लिया हो। रक्तांश एक पल अपने खाली हाथों को देखने लगा। कियारा जो ये सारा सीन बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रही थी, क्योंकि सारा किया तो उसका ही था। जैसे ही रक्तांश ने कहा कि वो उस प्यार करता है और शादी करने भी वाला है, उसका मन खुशी से नाचने का कर रहा था। उसके चेहरे पर बेहद जहरीली मुस्कुराहट थी। जब उसने देखा कि रक्तांश का ध्यान अनामिका पर है, तो उसने रोना शुरू कर दिया और वैसे ही कहा, नहीं रक्तांश जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। उसे कोई नाजायज नहीं कहेगा। रक्तांश का ध्यान तुरंत उसकी तरफ चला गया और वो दौड़ते हुए कियारा के पास गया और सर्द आवाज में कहा, ये मेरा बच्चा है, तुम कहीं नहीं जाओगे और हमारी शादी कल ही होगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो। उसने अनामिका को एक नजर नहीं देखा और कियारा को गोद में उठाए जाने लगा। अंडिस्को, कहीं जाना मत, अभी तो बस शुरुआत है। अंडिस्को, क्या लगता है आपको क्या होगा अनामिका के साथ? क्या रक्तांश कर लेगा कियारा से शादी? क्या कियारा सच में प्रेग्नेंट है? चैप्टर 2, शादी, लीव माई वाइफ, गुनशूट। रक्तांश का ध्यान तुरंत उसकी तरफ चला गया और वो दौड़ते हुए कियारा के पास गया और सर्द आवाज में कहा, ये मेरा बच्चा है, तुम कहीं नहीं जाओगे और हमारी शादी कल ही होगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो। उसने अनामिका को एक नजर नहीं देखा और कियारा को गोद में उठाए जाने लगा। अंडिस्को, अब आगे। अनामिका अपनी आंसू भरी आंखों से रक्तांश को देख रही थी। वो अपनी मासूम आंखों में आखिरी उम्मीद के साथ रक्तांश को देख रही थी, लेकिन उसकी आखिरी उम्मीद भी टूटती नजर आ रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रक्तांश सिर्फ मेरे हैं, मैं उन्हें किसी और का होने नहीं दूंगी। वो मेरे हैं, सिर्फ मेरे। अनामिका पागलों की तरह बरबराने लगी। हालांकि कियारा ने उसे यहाँ कैद करके रखा था और रोज टॉर्चर करती थी, लेकिन बिना खाए पिए और अभी गिरने के कारण कांच उसके कमर में घुस चुकी थी। वो उठ नहीं पा रही थी और जोर से रक्तांश का नाम चिल्ला रही थी, लेकिन रक्तांश अपनी नफरत में इतना अंधा हो गया था कि बिना उसकी हालत पर ध्यान दिया कियारा को अपनी बाहों में उठाए चला गया। कियारा ने अपनी बाहें तुरंत रक्तांश के गले में डाल दी और मुस्कुराते हुए अनामिका को देखने लगी। कियारा ने अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया और एक तेजी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खिल गई। अनामिका बस रक्तांश का नाम लेते लेते उसके पीछे भागने लगी तो उन बॉडीगार्ड ने पीछे से उसका मुंह बंद कर दिया, जिसके कारण अनामिका बस रक्तांश की जाती कार को दूर जाते अपनी नम आंखों से देखती रही। उन बॉडीगार्ड्स ने उसे फिर से वही लाकर पटक दिया और लगातार उस मासूम पर थापड़ों की बरसात कर दी। एक ने बड़ी बेरहमी से उसके बाल को पकड़ते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही गर्मी आ गई है तेरे अंदर लगता है, क्यों ना आज तेरी सारी गर्मी निकाल दूं मैं। सभी उसकी बात सुन जोर जोर से हंसने लगे। एक दरिंदे ने उसके कपड़े फाड़ हुए कहा, तेरा पति तो दूसरी औरत के लिए तुझे हम दरिंदों के पास छोड़कर गया। उसने तो तेरे ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। बेचारी, कोई बात नहीं, हम हैं ना, हम तेरी सारे दर्द दूर कर देंगे। अनामिका गिरगिरते हुए पीछे हटने लगी और चिल्लाने लगी, दूर रहो मुझसे। वो बस दया की भीख मांग रही थी उससे, लेकिन यहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। एक और दरिंदा अनामिका के होठों के करीब बढ़ाने लगा और उसे जबरदस्त छूने की कोशिश करने लगा। अनामिका ने मन में सोचा, नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, मुझे रक्तांश के पास जाना होगा। अनामिका ने अपने शरीर की सारी हिम्मत जुटाई और उस बॉडीगार्ड को जोर से धक्का दिया और लड़खड़ते हुए उठी। तभी दूसरा बॉडीगार्ड चिल्लाते हुए उसके पास बढ़ने लगा। अनामिका घबरा गई और इधर उधर देखने लगी, तभी उसे वही एक लोहे की रोड दिखी।
उसने दौड़ते हुए उसे उठाया और उसने पूरी हिम्मत जुटाए अपने पास आ रहे बॉडीगार्ड के सर पर मारा। बॉडीगार्ड चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। इसी मौके का फायदा उठाकर अनामिका दरवाजे की तरफ भागी, जितना हो सके उतना तेज दौड़ने की कोशिश कर रही थी। बॉडीगार्ड जिसे अभी अनामिका ने मारा था, उसने चिल्लाते हुए कहा, पकड़ो उसे, आज मैं इसकी ऐसी हालत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। सभी अनामिका के पीछे उसको पकड़ने के लिए दौड़े। उधर अनामिका को नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है। हर हर जंगल है जंगल था, तो बस भागे जा रही थी। उसकी हालत पहले से ठीक नहीं थी, जगह जगह चोट के निशान और अभी की हाथापाई में और भी ज्यादा घायल हो गई थी। उसे भागते हुए लगभग बहुत देर हो गई थी। पैर बुरी तरह छिल चुके थे, आंखों में बेबसी के आंसू थे। तभी उसे सड़क दिखी। वो भागते हुए हर आने जाने वाले से लिफ्ट मांगने लगी, पर हर कोई उसे पागल या भिखारी समझ रहा था। उसकी हालत देखकर कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा था। ऐसे ही करते करते लगभग 2 घंटे बीत गए। अनामिका ने कहा, नहीं, मैं हार नहीं मान सकती, मुझे उनके पास जाना ही होगा, वहां मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अचानक अनामिका को उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बिना खाए पिए और इतने दिन कैद में रहने के कारण उसकी हिम्मत जवाब दे गई और कांच पर गिरने के कारण से कमर पर बहुत जोर से चोट लगी थी, जिसका कारण वह भागते भागते अचानक गिर गई और वही एक बड़े से पत्थर से उसका सर टकराया और वो बेहोश हो गई। अंडिस्को अगली सुबह पूरे शहर में ये बात आग की तरह फैल गई कि इंडिया के मशहूर बिजनेसमैन की शादी कियारा राठौर से हो रही थी। राठौर निवास के पैलेस को खूबसूरती से सजाया हुआ था। अनामिका का जिक्र भी किसी ने नहीं किया, जैसे अनामिका नाम की कोई उनकी जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करती ही। मंडप तैयार था और मंडप में रिक्तांश बिना किसी भाव के बैठा हुआ था। तभी सामने से कियारा आती हुई दिखाई दी। लाल जोड़े में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके दोनों तरफ उसके भाई राघव और रेहान राठौर किसी प्रिंसेस की तरह उसका हाथ पकड़े हुए थे। दूर खड़े उनकी मां राधिका राठौर अपनी बेटी की बलाया लेते हुए बोली, बस अब मेरी बेटी की जिंदगी में कोई दुख न आए, वो हमेशा खुश रहे। उनके पति राजेंद्र राठौर ने कहा, बिल्कुल, मेरी प्रिंसेस हमेशा खुश रहेगी। सभी एक हैप्पी फैमिली लग रहे थे। रक्तांश खड़ा हुआ और हल्की मुस्कुराहट के साथ कियारा के सामने अपना हाथ बढ़ाया, तो कियारा ने हल्का सा शर्माते हुए धीरे से उसका हाथ थम लिया। धीरे धीरे शादी की रस्में आगे बढ़ने लगी। कुछ ही वक्त में फेरे पूरे हुए और इसी के साथ रक्तांश ने कियारा की मांग भर दी। नहीं रक्तांश, रुकिए, ये शादी नहीं हो सकते। आप ये शादी नहीं कर सकते। एक लड़की फटेहाल जख्मी हालात में दौड़ते हुए वहां आए। ये कोई और नहीं, अनामिका थी। उसकी हालात एक भिखारी से कम नहीं लग रहे थी। बाल बिखरे हुए थे, शरीर जख्मों से भरा हुआ था, जिससे अभी भी खून के कुछ बूंदें टपक रही थी। जैसे उससे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ हो। कपड़े फटे हुए थे, आंखों में बेहिसाब दर्द, गुस्सा भरा था। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले अनामिका ने तुरंत मंडप पर आकर कियारा के सर पर बंदूक तान दी। ये बंदूक उसने चुपके से उन बॉडीगार्ड से बचने के लिए रख ली थी। सभी की सांसें अटक गई। कियारा, सभी जोर से चिल्लाए। राघव ने चीखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस को चोट पहुंचाने की? अगर उसे एक खरोच भी आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने सगे बड़े भाई की बात सुनकर अनामिका के दिल में दर्द के एक लहर दौड़ पड़ी। उनके होठों पर दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। ये उसका वो भाई था जिसने उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने का वादा किया था और आज किसी दूसरे के लिए उसे मारने को तैयार था। तभी उसकी मां ने चिल्लाते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुए वापस आने भी? क्यों मेरी बच्ची की खुशियों में ग्रहण लगाने पर तुली है? तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? अपनी बहन के पति पर डोरे डालते हुए तुझे शर्म नहीं आई, जो अब फिर से उसकी खुशियां उजाड़ने आए हैं? अपनी मां के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसका कलेजा फटने को आ गया। उसे लगा जैसे उसके दिल पर 1000 सुइयां एक साथ चुभो दी गई है। उस मासूम की हालात पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अनामिका का सब्र जवाब दे गया। उसने रोते हुए ही चीखते हुए कहा, बस बहुत हुआ। अरे मुझे बोलने के पहले आप खुद अपने अंदर झांक कर देखिए। कैसे माँ है आप जो अपनी ही बेटी को बद्दुआ देती है? अरे आपको तो इतना भी नहीं पता कि आपकी बेटी किस हाल में है, कहाँ है? क्या एक माँ ऐसे होती है? फिर उसने अपने भाई की तरफ देखते हुए रुधे गले से कहा, भाई, क्या चाहा था मैंने कि आप लोग भी मुझे प्यार करें, मेरी चिंता करें, मुझे भी माँ अपने हाथों से खाना खिलाए जैसे कियारा को प्यार से खिलाते हैं, मुझे भी मेरा भाई प्यार करे जैसे हर भाई अपनी बहन को करता है। अरे क्या गलत किया मैंने? हाँ, क्या गलत किया? अगर मैंने अपने है परिवार से थोड़ा प्यार मांगा तो इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दी मैंने? पर अब बस नहीं चाहिए मुझे कोई प्यार। ये सब इस कियारा के कारण हुआ है। आज मैं इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगी।
अनामिका ने कसकर कियारा का गला पीछे से पकड़ा हुआ था और बेहद नफरत से कहा, वो उसे लेकर आगे जाने लगी। सभी ने चिल्लाते हुए कहा, अनामिका अंडस्को, छोड़ो कियारा को, हम बैठकर बात करते हैं। कियारा जोर जोर से रोते हुए बोली, दी प्लीज छोड़ दो, मैं प्रेग्नेंट हूँ दी, मेरे बच्चे के लिए मुझे छोड़ दो दे। वो और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगे, रक्तांश जी, भाई माँ पापा प्लीज बचाइए, ये मुझे मार देगी। रक्तांश ने अपने वेस्ट में गन निकली और अपने बॉडीगार्ड को अलर्ट कर दिया। सभी ने अनामिका को चारों तरफ से घेरा हुआ था। रक्तांश ने अनामिका पर गन पॉइंट की और कहा, लीव माई वाइफ, गन नीचे रखो अनामिका। और बस वक्त जैसे थमा, हवा में अजीब सी खामोशी गूंज उठी। वो लव्स माई वाइफ, इन दो शब्दों ने जैसे अनामिका के रूह को उससे अलग करने के लिए काफी थी। उसके कदम जैसे जम से गए हो। ये शब्द सुनने के लिए उसने क्या क्या कुछ नहीं किया। आज उसे उसका वजूद ही मजाक लग रहा था। वो एक तक अपनी सुनी मासूम आंखों से रक्तांश को देख रही थी। रक्तांश के मुंह से माय वाइफ सुनकर अनामिका के दिल में जोरों का दर्द हुआ। उसने धीरे से फुसफुसाया, डब्ल्यू वाइफ, ये आप क्या बोल रहे हैं रक्तांश जी, मैं हूँ आपकी वाइफ अनामिका। रक्तांश महेश्वरी, क्या आप भूल गए हैं? अनामिका ने रुधे गले से हल्की दर्द भरी आवाज में कहा। अनामिका, अपना पागलपन बंद करो, तुम मेरी कोई नहीं हो न थी, गन नीचे रखो, उसने गुस्से से कांपती हुए कहा। नहीं रक्तांश, आज नहीं, आप मेरे हैं और मैं आपको किसी और का नहीं होने दूंगी, किसी का नहीं। अनामिका ने अपनी गन पर पकड़ मजबूत की और कहा, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और तभी अचानक उद्धरण चिन्ह एक गनशॉट की आवाज आई, पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। अंडस्को, किसी लगी है गोली? क्या सच में अनामिका कियारा को मार देगी? सवाल बहुत है, जवाब भी जल्द मिलेंगे। अंडस्को चथरी रक्तांश शूट्स अनामिका, मौत। अनामिका ने अपनी गन पर पकड़ मजबूत की और कहा, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अचानक उद्धरण चिन्ह एक गनशॉट की आवाज आई, पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। उसी समय एक बूढ़े कपल के चिल्लाने की आवाज आई, अंडस्को अनामिका, उद्धरण चिन्ह। अब आगे गोली अनामिका को लगी थी। अनामिका ने लंबी गहरी सांस ली। रक्तांश के हाथ से गन छूटकर नीचे गिर गया। उनसे गोली चलाई थी। वो एक तक अपने हाथ को देख रहा था, पर बहुत देर हो चुकी थी, शायद बहुत देर। अंडस्को गोली, उद्धरण चिन्ह, सीधे अनामिका के दिल पर लगी, वही दिल जहां उसने रक्तांश को रखा था। और एक गोली और चली थी जो राघव ने चलाई थी, जो उसके पेट पर लगी। अनामिका घुटने के बल गिर गई। खून से लथपथ अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, जैसे प्रकृति खुद उस मासूम के दर्द में आंसू बहा रहा हो। एक पल के लिए मातम सा छा गया। अनामिका के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं थे, आंखों में बेहिसाब दर्द था, आंसू थे और नजरें सीधे रक्तांश के नजरों से टकराए। वक्त जैसे रुक सा गया। अनामिका के हाथ से गन छूटकर नीचे गिर गया। धीरे धीरे खून उसके आसपास उन बारिश के बूंदों के साथ मिल रहा था। उसके दादा दादी भागते हुए आए, जो अभी अभी आए थे। वो लड़खड़ाते हुए अनामिका के तरफ आए। अब तक अनामिका गिर चुकी थी, नजरें अब भी रक्तांश को देख रही थी, जैसे नजरों से ही पूछ रही हो, आखिर क्यों? अनु मेरी बच्ची, ये क्या हालात बना ली तूने? दादी ने उसके सर को अपने गोद में रखा और बिलखते हुए रोने लगी। दादाजी भी अनामिका का चेहरा पकड़ रोते हुए बोले, मेरी बच्चे, कुछ नहीं होगा तुझे, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। कुछ नहीं होगा। अनामिका की आंखों से एक बूंद आंसू फिसल गई। उसने लंबी सांस लेते हुए अपने बूढ़े दादा दादी को देखा, जो उससे बहुत प्यार करते थे। दी मैं आपसे बहुत प्यार के रती हूँ, उसने अपनी सारी हिम्मत बटोर के हल्की धीमी दर्द भरी आवाज में कहा। दोनों उसकी बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगे। शायद उन दोनों को समझ आ गया था कि अब उनकी पोती उनसे दूर जा रही है। उधर कियारा ने जब देखा कि अनामिका को गोली लग गई है, तो उसने अपना नाटक जारी रखते हुए रोते हुए रक्तांश के गले लग गई और रोते हुए कहा, ये सब मेरे वजह से हुआ है, मुझे जीने का कोई हक नहीं। रक्तांश को कुछ शायद सुनाई नहीं दे रहा था, उसकी नजरें बस अनामिका पर बनी हुई थी। उसके दिल में अचानक बहुत तेज दर्द उठा, जैसे कुछ छूट रहा हो, उससे कुछ खो दिया। शरीर अकड़ गया। जब कियारा ने देखा कि रक्तांश का ध्यान उस पर नहीं, तो उसे अनामिका और नफरत होने लगी। तो पेट पकड़कर नाटक करने लगी, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। उसने रोते हुए कहा, रक्तांश जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लग रहा है मैं मर जाऊंगी। और बोलते बोलते वो बेहोश होने का नाटक करने लगे। रक्तांश का ध्यान उसकी तरफ गया और उसने अनामिका के तरफ से अपना ध्यान हटाया और जल्दी से उसे गोद में उठाई कार के तरफ भागा। सभी का ध्यान उस तरफ गया और सभी को कियारा की चिंता होने लगी।
अनामिका की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और सभी हॉस्पिटल की तरफ भागे। अनामिका ये देख व्यंग से मुस्कुराए और खाली आंखों से जाते हुए उन लोगों को आखिरी बार देखा जो उसके अपने होकर भी गैरों से भी बदतर थे। अनामिका की सांसें और तेज चलने लगी। वो गौर से अपने परिवार और अपने प्यार को देख रही थी, जिसके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। आज वही प्यार उसे मारकर किसी और के पास चला गया। वही भाई जिसे कलाई पर उसने राखी बंधी थी, उसने इस रिश्ते को शर्मसार कर दिया। और उसे जरा सा अफसोस भी नहीं, शायद वो अंधी हो गई थी जो इन पत्थरों से प्यार मांग रही थी। उसकी सांसें अब धीमी होने लगी, आंखों में अब कोई इमोशन नहीं दिख रहे थे, वो बस खाली आंखों से आसमान की तरफ देख रही थी। उसने मन में कहा, ऐसी क्या गलती हो गई मुझे भगवान जो मुझे ऐसी सजा मिली। क्या प्यार करना गुनाह है जो मुझे ये सिला मिली। अगर कभी मुझे दूसरा मौका मिला तो कभी खुद को दूसरे के लिए कुर्बान नहीं करूंगी। हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर रखूंगी और अपने कतिलों को ऐसी सजा दूंगी कि उनकी रूह कौंप जाए। ये बोलते वक्त उसकी आंखों में बस नफरत थी, बेहिसाब नफरत। इसी के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हमेशा के लिए इस दुनिया से मुक्त हो गई। अंडस्को एक छोटे से अस्पताल में एक लड़की मशीनों के बीच गिरी लंबी लंबी सांसें ले रही। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। डॉक्टर वहां मौजूद थे। माहौल तनाव भरा था, जैसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो लड़की देखने में कम से कम 12-13 साल की लग रही थी, जो हॉस्पिटल के बेड पर अपनी सांसों के लिए लड़ रही थी। एक नर्स न घबराते हुए कहा, सर इसके पल्सेस ड्रॉप हो रही है, अब हमें क्या करना चाहिए। सीनियर ने मशीन की तरफ देखते हुए कहा, ये बच्ची इतनी बुरी हालात में है, इसका बचना शायद पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बच्ची पहले से है बहुत कमजोर है। अचानक मशीन की आवाज आना बंद हो गई। सबने सामने मशीन पर चल रही स्ट्रेट लाइन को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। सीनियर डॉक्टर ने अपना कैप उतारा और निराशा से उस मासूम बच्ची को देखा, जिसकी सांसें रुक चुकी थी। अंडस्को कौन है ये बच्ची? क्या यही है अनामिका का अंत? चफोर रीबर्थ, मासूमियत की कोई जगह नहीं इस दुनिया में। सीनियर डॉक्टर ने मशीन की तरफ देखते हुए कहा, ये बच्ची इतनी बुरी हालात में है, इसका बचना शायद पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बच्ची पहले से है बहुत कमजोर है। अचानक मशीन की आवाज आना बंद हो गई। सबने सामने मशीन पर चल रही स्ट्रेट लाइन को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। सीनियर डॉक्टर ने अपना कैप उतारा और निराशा से उस मासूम बच्ची को देखा, जिसकी सांसें रुक चुकी थी। अंडस्को अब आगे हॉस्पिटल वार्ड में सभी ने हताशा से सर हिला दिया। उस बच्ची की सांसें रुक चुकी थी। डॉक्टर ने अपने ग्लोवस उतारे और एक बार पलटकर उस मासूम का चेहरा आखिरी बार देखा और वो आगे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। एक नर्स उस बच्ची के चेहरे को व्हाइट चादर से ढकने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी अचानक सभी मशीनों में आवाजें आने लगी। नर्स डर से पीछे हट गई। जो डॉक्टर दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि उन्हें नर्स की डरी हुई आवाज आए, डॉक्टर डॉक्टर यहाँ देखिए, इस बच्ची की धड़कनें फिर से चलने लगी है। डॉक्टर उसकी बात सुन तुरंत ही पलट कर देखा और सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही इस बच्ची की धड़कनें रुक गई थी। डॉक्टर माथुर ने जल्दी से उसे चेक करने के लिए आगे बढ़े। तभी उस बच्ची की आंखें एकदम से खुल गई। सभी एक पल के लिए डर से पीछे हट गए, क्योंकि उसके आंखें ब्लड शॉट रेड थी। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। कमरे का तापमान अचानक से बढ़ सा गया था। उस बच्ची ने हल्के से अपना सर उन डॉक्टर की तरफ किया। उसके एक्शन से सभी सन रहा गए। नर्स जो कुछ कदम की दूरी पर थी, उसने जैसे ही उस तरफ देखा, उसका शरीर डर से कौंप गया, क्योंकि वो बच्ची का ऑरा बहुत खतरनाक था। वो बस एकटक सामने देखते हुए शायद कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर माथुर ने खुद को संभाला और हिम्मत करके आगे बढ़े और एक इंजेक्शन तुरंत उस बच्ची को लगाया और उसकी पलकें धीरे धीरे भारी होने लगी और वो सो गई। उनकी आंखों में आश्चर्य देखा जा सकता था। उन्होंने बच्ची की सारी पल्सेस चेक किया। हैरानी की बात यह थी कि अभी कुछ देर पहले जिस कंडीशन में वो उन्हें मिली थी वो बहुत बुरी तरह से जख्मी थी और अब वो बिल्कुल स्वस्थ लग रही थी। ये एक चमत्कार के जैसा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये इट्स मिरेकल, डॉक्टर माथुर ने अविश्वास से कहा। उन्होंने अपने कैरियर में ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा था। कुछ देर बाद पूरी चेकअप कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर माथुर और सभी वहां से निकल गई। जाते जाते उन्होंने कहा, इस बच्ची के परिवार को हमें ढूंढना होगा, पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। एक डॉक्टर ने कहा, सर जो इसे यहाँ लेकर आया था उसने कहा था कि बच्ची उन्हें जंगल में नदी के किनारे मिली थी। डॉक्टर ने उसके बात पर सर हिला दिया।
अंडरस्को। दूसरी तरफ वार्ड के अंदर मशीनों की आवाज आ रही थी। पूरे वार्ड में शांति फैली हुई थी। इसी शांति को तोड़ते हुए उस बच्ची की हल्की पर बेहद धीमी सी आवाज आई। उसे छोटी बच्ची के शरीर में हल्की हलचल हुई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अचानक से बहुत ज्यादा रोशनी होने के कारण उसने झट से अपनी आंखें मीच ली। कुछ समय बाद उसने धीरे से अपनी आंखों खोली। उसकी वो समुद्र से भी गहरी नीली आंखें जो थोड़े आश्चर्य से अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही थी। सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो अचानक से उसकी आंखों के सामने बहुत सी चीजें रील की तरह चलने लगी। कियारा का टॉर्चर, रक्तांश का उसे छोड़कर जाना, शादी, और फिर रक्तांश और उसके भाई का उस पे गोली चलना और उसकी मौत। उसने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में बेहिसाब दर्द, नफरत और बहुत से इमोशन आ रहे थे। उसे दिल दर्द से फटने को था। तभी उसे ये एहसास हुआ कि वो तो मर चुकी थी। फिर वो जिंदा कैसे है? क्या वो बच गई? क्या उसके दादू दादी ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है? बहुत से सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थी। उसका सर जैसे दर्द से फटने को था। उसने ज्यादा नहीं सोचा। वो उठी और धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जाने लगी। अंदर पहुंचकर उसने दरवाजा लॉक किया। और जो हुआ उसे सोचते सोचते वे दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा था कि आवाज बाहर न जाए। कोई उसे इस हाल में देखता तो उसका भी दिल पसीज जाता। उसने अब तक खुद पर ध्यान भी नहीं दिया। शायद उसे होश ही नहीं था। अपने सारे दर्द को वो आंसुओं के जरिए बहाना चाहती थी। लगभग 1 घंटे बाद उसने रोना बंद किया और आंखों में अब गहरी खामोशी थी, जैसे उसके अंदर सारे इमोशन मर चुके हैं। वो एक पत्थर की तरह बैठी थी। उसने अपने हाथ से अपने आंसू पूछे। तभी अब जाकर उसकी नजर अपने हाथों पर गई। उसने अपने दोनों हाथों को गौर से देखा। वो बहुत छोटे और सॉफ्ट थे। अब जाकर उसने अपने आप को गौर किया और चौंकते हुए कहा, ये क्या है? मेरे हाथ इतने छोटे? वो जल्दी से उठी और बाथरूम में लगे शीशे में खुद के चेहरे को देखा। उसकी नीली आंखें हैरत से बड़ी बड़ी हो गई। वो अपने पूरे चेहरे को छू कर देख रही थी। उसके एज तो 22 न, वो इतनी छोटी कैसे हो गई? वो देखने में बिल्कुल डाल की तरह थी। प्यारा सा थोड़ा गोल चेहरा जो अभी मुरझाया हुआ सा था। सर पर पट्टी बंधी थी। कमर तक के लंबे बाल थी। हे महादेव, ये हो क्या रहा? मैं इतनी छोटी कैसे हो गई? मैं तो मर गई थी। अनामिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जी हाँ, ये कोई और नहीं अनामिका थी। अनामिका राठौर। अनामिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वो सपना देख रही है? उसने बेहद गौर से खुद को देखा। ये बच्ची कोई और नहीं वही थी। 13 साल की अनामिका। उसके दिमाग में अचानक कुछ क्लिक किया और उसकी आंखें और चौड़ी हो गई। क्या मेरा रीबर्थ हुआ है? जैसे कहानियों में होता करता है। इतना सोचते ही उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। क्या महादेव ने मुझे दूसरा मौका दिया है? अगर हाँ तो? उसकी आंखों बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो गई। वो आईने में एकटक अपने अक्ष को देख रही थी। अब उसके आंखें वैसी नहीं थीं, नर्म, उम्मीद से भरी हुई, मासूम। अब वहां एक अजीब सी खामोशी थी और खामोशी के पीछे जली हुई राख जैसी ठंडी नफरत, बेहद और बेहिसाब नफरत। कहते हैं ना, जब किसी मासूम की सहने की हद पार हो जाती है और जब उसका दिल टूटता है ना, तो फिर वो इंसान नहीं रहता। वो आग बन जाता है। वो खुदा से भी नहीं डरता और मौत से सौदा करना जानता है। अनामिका, जिसकी मासूमियत को उसके अपनों ने ही रौंद दिया। अब उसकी आंखें में मासूमियत का कोई वजूद ही नहीं था। थी तो बस उद्धरण चिन्ह डॉट आग, बदले अपमान, धोखे की आग, जो अच्छी तो बिल्कुल नहीं थी। अंडरस्को। देखते ही देखते उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट आ गई। उसकी आंखों में इस वक्त कोई मासूमियत या कोई इंसानियत नहीं थी। उसने अपनी गर्दन हल्की टेढ़ी की। अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मासूमियत की कोई जगह नहीं है इस दुनिया में, अनामिका ने सर्द आवाज में कहा। बहुत शौक है न तुम सबको मौत से खेलने का? एक मौत का खेल तुम लोगों ने खेला था और अब बारी मेरी है खेलने की। अंडरस्को। कैसा होगा अनामिका के बदले का सफर? देखना दिलचस्प होगा, कहीं जिएगा मत। चैप्टर 5 फ्लैशबैक। एक राजकुमारी। अनामिका राठौर। अब आगे अंडरस्को। अनामिका ने अपने आप को शीशे में देखा। आंखें लाल थी। उसने गहरी सांस ली। अतीत की यादें अब भी उसके जेहन में थी। इतनी जल्दी सब कुछ जेहन से जाना मुमकिन नहीं था और वो चाहती भी नहीं थी कि वो कुछ भूले। लेकिन फिलहाल वो अपने 13 साल के एज में पहुंच चुकी थी। उसने खुद को देखते हुए कहा, मैं बहुत कमजोर हूँ। अभी पहले मुझे अपने आप को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई मेरे सामने खड़े होने की भी औकात न रखे। अभी मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन शुरुआत अभी से ही होगी।
उसने पहले अपना हुलिया ठीक किया, चेहरे पर पानी के हल्के छींटे मारे। इतनी देर से रोने के कारण अब उसका सर दर्द कर रहा था। तभी बाहर से उस नर्स की आवाज आई, बच्चे आप अंदर हो क्या, कोई परेशानी है? नर्स ने आवाज लगाई। अनामिका ने अंदर से अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, हाँ मैं अंदर हूँ, बस अभी आए। थोड़ी देर बाद वो उस वार्ड के बेड पर लेटी हुई थी और सोच रही थी कि आखिर इस समय हुआ क्या था उसके साथ जो वो हॉस्पिटल में है। उसने दिमाग पर जोर देने की कोशिश की, हालांकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। फिर भी उसने ध्यान लगाया और उसे तब जाकर सब धीरे धीरे याद आने लगा कि ये कब का समय है और कैसे उसकी जिंदगी नरक बन गई। एंडिस को फ्लैशबैक। अनामिका राठौर परिवार की पहली और इकलौती बेटी। जब उसका जन्म हुआ था तो पूरे शहर में जश्न मनाया गया था। आखिर वो परिवार की कई पीढ़ियों के बाद जन्मी बेटी थी। सभी खुश थे, उसके माँ बाप भाई सभी बहुत खुश थे। सभी उससे बेहद प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब वो 3 साल की हो गई थी। आज उसका जन्मदिन था। पूरे पैलेस को फूलों से सजाया गया था। आखिर इकलौती राजकुमारी का जन्मदिन था, कोई कमी थोड़ी छोड़ सकते थे। वो लोग सुबह से है सब लगे पड़े थे। राधिका जी शाम की तैयारियों में लगी हुई थी और छोटी सी अनामिका अपने भाइयों को अपने पीछे घुमा रही थी। पकलो अंडस को भाई, अंडस को पकलो, अंडस को मुझे, अंडस को। वो अपने नन्हे पैरों से पूरे लिविंग एरिया में इधर उधर भाग रही थी। अरे गुड़िया, आराम से, तुम्हें लग जाएगी। राघव जो अभी 13 साल का था, उसने चिंता करते हुए कहा। उन दोनों को देखकर सभी हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद सभी तैयार हो गए थे। आज अनामिका के लिए पूजा रखी गई थी कुलदेवी के मंदिर में। सभी पूजा करने के लिए जाने वाले थे। उसकी तभी दादी माँ सुनैना राठौर ने आकर कहा, सब लोग तैयार हैं कि नहीं और कितना लेट? तभी पीछे से राजेंद्र जी सीढ़ियों से आते हुए दिखे और आते ही उन्होंने अनामिका को गोदी में उठा लिया और कहा, हम तैयार हैं माँ, चलिए मैं कार निकालने को बोलता हूँ। कुछ देर बाद सभी कुलदेवी के मंदिर की तरफ निकल गए, लेकिन किसी को आगे आने वाले अनहोनी का अंदेशा नहीं था। कोष्टक। कार सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। बीच वाली कार में अपने माता पिता के साथ में बैठे हुए छोटी सी अनामिका अपनी टिमटिमाती आंखों से बाहर के नजारे को देख रही थी। तभी अचानक से उनकी गाड़ियों रुक गई। ड्राइवर ने कहा, मालिक मैं देखता हूँ, क्या दिक्कत है? वो लोग आज बॉडीगार्ड्स भी साथ नहीं लाए थे। कुछ देर होने के बाद राजेंद्र जी बाहर आए और गाड़ी चेक करने लगे। राधिका जी भी गाड़ी से बाहर आ गई, क्योंकि अनामिका गाड़ी में ही सो गई थी। वही कुछ दूरी पर राजेंद्र जी अपने बॉडीगार्ड को दूसरे कार लेके आने के लिए बोल रहे थे। तभी राधिका जी भी वहां पहुंच गई। वो कुछ कहती कि तभी वहां बहुत जोर का ब्लास्ट हुआ। वो दोनों जमीन पर जा गिरे और फटी आंखों से सामने का दिल दहला देने वाला नजारा देखा। तभी राधिका जी जोर से चिल्लाए, अनामिका! उद्धरण चिन्ह। राजेंद्र जी को तो होश ही नहीं था। वो सन नजरों से सामने देख रहे थे। गले में जैसे आवाज अटक सा गया हो। राधिका जी के चिल्लाने से वो होश में आए। राधिका जी अपना सुध बुध खोए, बस अंडस को अनामिका अनामिका चिल्लाते हुए उस जले हुए गाड़ी के पीछे भागी जिसके चित्रे उड़े हुए थे। राजेंद्र जी से उन्हें संभाला हुआ था, जबकि उनकी भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। दोनों के जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। अंडस को। कुछ समय बाद पुलिस की टीम वहां आई। राधिका जी बस पगलों की तरह अपनी बच्ची को ढूंढ रहे थी। सबकी हालत खराब थी। रघुवीर ठाकुर अनामिका के दादाजी को तो हार्ट अटैक आ गया था और सुनैना ठाकुर की भी हालत ठीक नहीं थी। गाड़ी के चित्रे उड़ गए थे। कुछ भी पता लगाना मुश्किल था। अनामिका का बचना नामुमकिन सा था। राजेंद्र जी ने राधिका जी को संभाला और वहां से लेके गाड़ी की तरफ भाग गए। तभी उन्हें एक बच्ची के रोने की आवाज आई। दोनों के कान खड़े हो गए। राधिका जी तुरंत लड़खड़ते हुए वहां मौजूद झरियों में देखने लगी। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि एक यही 3-4 साल के बच्ची वहां रो रही है। राधिका जी ने जल्दी से उसे उठा लिया। उन्हें वो अनामिका ही लग रही थी। वो अपने होश में नहीं थी। वो बस उस बच्चे को चूमे जा रही थे। राजेंद्र जी भी उस बच्चे के नजदीक आए। उन्होंने पहचान लिया कि ये उनके बेटी नहीं है। उन्होंने राधिका जी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो समझने के हालत में नहीं थी। उन्हें तो बस वो बच्ची उनकी बेटी ही लग रही थी। राजेंद्र जी ने हार मानकर पुलिस को इन्फॉर्म किया कि वो बच्चे के माँ बाप को ढूंढे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, पर उस बच्चे के माँ बाप का कोई नमोनिशा नहीं मिला। अनामिका के जाने के बाद वही बच्ची के कारण राधिका जी थोड़ी ठीक रहने लगी। तो राजेंद्र जी ने ये फैसला लिया कि वो उसे गोद ले लेंगे। कुछ दिन बाद जो जगह अनामिका की थी, अब वो जगह उन गोद ले हुए बच्चे यानी कियारा राठौर ने ले ली। 1 साल बाद सब कुछ बदल चुका था। वक्त ने अपनी करवट बदल ली थी। अब राठौर मैंशन में कोई भी अनामिका का नाम नहीं लेता था।
रघुवेंद्र और सुनैना जी को छोड़कर एक तरह से सभी जैसे अनामिका को भूल चुके थे। अब उस घर के इकलौती प्रिंसेस कियारा राठौर थी। वो बचपन से ही घमंडी चालक थी, जिसके कारण दादा दादी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। दोनों भाई उस पर अपने जान छिड़कते थे। उसकी एक खरोच भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। राधिका जी उसे अपने बेटों से भी ज्यादा प्यार करते थी। पर रघुवीर जी और सुनैना जी अभी भी एक उम्मीद लिए हुए थे, शायद एक दिन उनकी पोती लौटेगी। एक दिन रघुवेंद्र जी और सुनैना जी अपनी यात्रा से लौट रहे थे। तभी उनकी कार खराब हो गई। तो पास ही एक अनाथ आश्रम में वो दोनों रुक गए। तभी उन्हें वहां एक बच्ची दिखी। वो दोनों उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि उनका चेहरा बिल्कुल उनके बेटे बहू से मिलता था। उसके नीली आंखें बिल्कुल उनसे और उनके बेटे से मिलते थे। वो उनकी पोती यानी अनामिका को विरासत में मिली थी। दोनों को थोड़ा शक हुआ तो उन्होंने कंफर्म करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाना जरूरी समझा। उन्होंने अपने आदमी से कह कर राजेंद्र और अनामिका का डीएनए टेस्ट करवाया, जो 99.9% मैच हो गए। उन दोनों के खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो अनाथ आश्रम उनके अंडर ही आता था। कुछ फॉर्मेलिटी करने के बाद उन्होंने अनामिका को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चे, हम आपके दादू हैं और ये आपकी दादी माँ, हम आपको लेने आए थे। वो छोटी 12 साल की बच्ची कोई और नहीं अनामिका थी। अनामिका कंफ्यूज्ड होकर अपने मासूम टिमटिमाती आंखों से उन्हें देख रही थी। उसने बेहद मासूमियत से कहा, क्या सच में? इसका मतलब मैं अनाथ नहीं हूँ? मेरी भी फैमिली होगी, मेरे भी मम्मी पापा है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर निश्चल मुस्कान थी और आंखों में ढेर सारी चमक। उसकी आंखें तारों की तरह टिमटिमा रही थी, जिसे देखकर रघुवीर जी और सुनैना जी के चेहरे पर एक नर्म मुस्कान तैर गई। अनामिका खुशी खुशी उनके साथ राठौर मैंशन आने और अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत खुश थी। उसने तो बहुत सारे सपने भी संजो लिए थे, लेकिन शायद उस मासूम को ये नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, जो उसकी मासूमियत को तार तार करके रख देगा। अंडरस्को क्या होगा अनामिका के साथ राठौर मैंशन में? क्या होगा कियार का रिएक्शन? फ्लैशबैक एंड पुरानी यादों की झलक। अब आगे। अनामिका अपने दादा दादी के साथ राठौर मैंशन पहुंच चुकी थी। घर पर किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था। लिविंग हॉल में सभी परिवार के लोग बैठे हुए थे। आज संडे था तो सब घर पर थे और रघुवीर जी ने स्पेशली उन्हें मौजूद रहने को बोला था, क्योंकि वो सबको अनामिका से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे। राधिका जी ने राजेंद्र जी से पूछा, क्या आपको पता है पापा किस बारे में बात करना चाहते थे? नहीं, मुझे भी कुछ नहीं बताया है, उन्होंने बस इतना कहा कि वो किसी से मिलवाना चाहते हैं। राजेंद्र का छोटा भाई वीरेंद्र राठौर और उनकी पत्नी सुशीला राठौर भी वहां मौजूद थे। कियारा अपने रूम में सो रही थी। तभी बाहर से रघुवीर जी और सुनैना जी आए और उनके साथ अनामिका भी उनका हाथ पकड़े अंदर आ रही थी। उसके चेहरे पर इतने बड़े घर को देखकर हैरानी थी। वो अपनी मासूम आंखों से इधर उधर देख रही थी। सभी उस छोटी बच्ची को देखकर हैरान हो गए। राजेंद्र को उसको देख के एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। एक कारण ये भी था कि उसके आंखें बिल्कुल उनकी तरह ही लग रही थी, ओशन ब्लू आइज। राधिका जी भी उसे गौर से देख रहे थे। सबके ऐसे घूरने पर अनामिका डर कर रघुवीर जी के पीछे छुप गए और अपने मासूम आंखों से सबको निहार रही थी। दादाजी ने सबको बैठने के लिए कहा और शुरू से अंत तक अनामिका के बारे में सब कुछ उन्हें बताया कि अनामिका ही उनकी असली पोती है और राठौर परिवार की राजकुमारी। सभी को बहुत बड़ा झटका लगा। सभी सदमे में थे। सभी से चेहरे पर अलग अलग भाव थे। उन सभी के बीच में अनामिका एकदम चुपचाप बैठी सबको देख रहे थे। अभी कोई कुछ कहता कि तभी सभी को कियारा के चिल्लाने की आवाज आई। सभी ने अपर की तरफ देखा तो कियारा आंसू भरी आंखों से सबको देख रही थी। उसने ऊपर से सब सुन लिया था और जब उसे पता चला कि वो राठौर परिवार में बस गोदली हुई बेटी है, तो उसके होश उड़ गए थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसका सब कुछ कोई छीन कर ले जा रहा हो। इसलिए उसने कहते हुए जल्दी जल्दी नीचे आने लगी और जानबूझकर गिरने का नाटक किया। उसको गिरता देख सबकी सांसें उसके गले में अटक गई। सभी दौड़ते हुए उसके पास गए और गोद में उठाकर सोफे पर बैठाया। राघव और रेहान दोनों उसके अगल बगल खड़े थे। पूरा परिवार उसे घेर कर खड़ा था और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि अनामिका भी उस तरफ गई थी कियारा को उठाने, लेकिन तभी उसे धक्का लग गया और वहीं पर सामने पड़ी टेबल से उसे चोट लग गई। पर सब लोग कियारा में इतना बिजी हो गए कि किसी ने मासूम पर ध्यान नहीं दिया। रघुवीर जी तुरंत उसके पास आए और उसको सोफे पर बैठाया और उसकी चोट पर मरहम लगाया। उन्हें अपने घरवालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने देखा था कियारा बस लड़खड़ा कर गिरी थी, ज्यादा चोट नहीं आई थी उसे, और यहाँ अनामिका को इतना लग गई फिर भी उसके माँ बाप ने उसे ध्यान तक नहीं दिया।
क्या बीत रही होगी उनके बच्ची पर जो आज ही घर आई और उसे प्यार देने के बदले उन्होंने तो उसे चोट पहुंचा दिया। रघुवीर जी को अपने सीने में अजीब से दर्द का एहसास हुआ। वही कियारा अचानक अपने मोटे मोटे आंसू बहाने शुरू कर दिए। राधिका जी से उसे कराया, मॉम क्या अब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? क्या अब मुझे प्यार नहीं करेगी? क्या आप मुझे घर से बाहर निकाल देंगे? मॉम, डैड, भाई, मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे मत भेजना, प्लीज मॉम। वो रोते रोते पैनिक करने लगी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जब सब ने देखा कि उसने अपनी हालात कितने बिगड़ ले हैं, सब बहुत डर गए। आफ्टर ऑल कियारा को सबने बेहद नाजों से पाला था, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह सबकी जान बसती थी उसमें। तो राधिका जी ने तुरंत उसके आंसू पूछे और अपने सीने से लगा लिया। आफ्टर वो कियारा से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने ने तुरंत उसके चेहरे को थामते हुए कहा, नहीं मेरे बच्ची, मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं करूंगी, तुम मेरी बेटी हो। राघव और रेहान ने भी उसे कहा, हाँ प्रिंसेस, तुम ही इस घर के प्रिंसेस हो और कोई नहीं। तुम ही हमारी बहन हो और कोई नहीं। शांत हो जाओ। उन दोनों ने चिंता करते हुए प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और उसके दोनों तरफ से गले लगा लिया। सब जैसे अनामिका को भूल गए थे। वो बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली के तरह लग रहे थे। उधर अनामिका आंसू भरी आंखों से सबको देख रही थे। उसे लगा जब वो अपने पेरेंट्स से मिलेंगी तो सब उसे बहुत प्यार करेंगे, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था सबको कियारा के इतनी चिंता करते देख। आखिर वो थी तो छोटी बच्ची ही। इधर सोफे पर लेटे कियारा ने जब सबको अपनी इतनी चिंता करते हुए देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने तिरछी नजरों से अनामिका को देखा जो नम आंखों से सबको देख रही थे। कियारा ने मन ही मन ठान लिया कि वो अपने मम्मी पापा को किसी के साथ शेयर नहीं करेगी। उसे अनामिका से नफरत हो रही थी। मैं तुम्हें यहाँ से भगा कर रहूंगी, राठौर परिवार के प्रिंसेस मैं हूँ। तुम बस घटिया नाली का कीड़ा हो जिसे मैं सबके नजरों में गिरा दूंगी। मैं तुम्हें अपनी जगह कभी नहीं लेने दूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और अनामिका की मुसीबतें भी। अनामिका के लिए उसके दादा दादी ने एक रूम तय करवाया। वो बिल्कुल प्रिंसेस के तरह था, जिसे कियारा को बहुत जलन हुई। उसने जलन से रूम में आग लगा दी और खुद रूम में गई। जब घर के नौकरों ने ये देखा तो सबको बुलाने गए। थोड़ी देर बाद सब आए तो कियारा चिल्लाने लगी और सारा इल्जाम अनामिका पर लगा दिया कि उसने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब किया। वो उसे घर से बाहर करना चाहती है। उस दिन राधिका जी ने अनामिका को बिना सोचे समझे थप्पड़ मारा और रूम में बंद कर दिया। जो थोड़ी बहुत सिमैप्टी थी उन लोगों को वो भी उस मासूम से खत्म हो गई। और इसी तरह अनामिका के लिए हर दिन उस मैंशन में धीरे धीरे नरक से भी बदतर बन गया। उस दिन के बाद कियारा हमेशा सबके सामने मासूम बनती और खुद कुछ न कुछ करके सारा इल्जाम अनामिका पर लगा देती, जिससे धीरे धीरे सभी के मन में अनामिका की छवि एक चलवाज और बदतमीज लड़की के रूप में होने लगी। किसी ने उसके दुख को नहीं समझा। राजेंद्र जी के मन में भी अनामिका पर धीरे धीरे कियारा के कारण गहरी नाराजगी ने अपनी जगह बना ली। सबको से यकीन हो गया कि अनामिका बहुत है बदतमीज और बिगड़ल लड़की है। अनामिका सबके दिल में अपनी जगह बनाए के लिए बहुत कोशिश करती, अपने भाइयों के लिए छोटे छोटे काम करना, माँ पापा को खुश करना, लेकिन उसकी सारी कोशिश धरी की धरी रह जाती। कोई ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देता सिवाय दादा दादी के। रात रात भर वो रोटी रहते कोई देखने तक नहीं आता। धीरे धीरे वो बहुत कमजोर हो गई थी। उसे स्कूल में भी सब उसे बुल्ली करते। कियारा और उसके दोस्त हमेशा उसे तंग करते। स्कूल में सबको कियारा ने ये बता दिया कि उसके परिवार ने अनामिका को गोद लिया है। सभी अनामिका को घिन भरी नजरों से देखते, कोई उससे बात नहीं करता था। अनामिका ही हालात घर में एक नौकर से भी गई गुजरे हो गए थी। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। फिर एक दिन चुकी कियारा और अनामिका के क्लास 1 है थी, सो स्कूल से एक ट्रिप शिमला वेकेशन के लिए जाने वाली थी। अगले दिन वो सब पहाड़ी पर गए थे, जहां कियारा के दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा था। उसने अनामिका को किसी बहाने खेलने के लिए वहां बुलाया। खेल खेल में चीटिंग के नाम पर उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया और गुस्से में उसने अनामिका को धक्का दे दिया, जिससे अनामिका जोर से चिल्लाए और पहाड़ी के नीचे गिर गई। लेकिन उसने गिरते वक्त कियारा का हाथ पकड़ हुआ था, जिससे कियारा बहुत डर गई, पर वो गिरी नहीं, पेड़ के सहारे लटक गई और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके कुछ दोस्त आसपास थे। वो जल्दी से टीचर को लेकर आए और कियारा को बचा लिए। जब सबने अनामिका के बारे में पूछा तो कियारा डर गई और झूठ कहा कि अनामिका ने उसे पहाड़ी से धक्का दिया था। इधर अनामिका सीधा नीचे गहरी नदी में गिरी और बहते हुए जंगल के किनारे उस गांव वाले को मिली, जिसने उसे पास के हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। फ्लैशबैक एंड चैप्टर 7 अनजान खतरा एक्सीडेंट। लेट्स स्टार्ट। अब आगे। अनामिका ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें हद से ज्यादा लाल थी।
चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी। उसने अपने आप को शांत किया, क्योंकि उसका शरीर बहुत कमजोर था। वो उन घाटियों लोगों के बारे में सोचकर अपनी हालत और खराब बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। उसने खुद से कहा, अपने एक एक दर्द और आंसू का हिसाब मैं डबल इंटरेस्ट के साथ तुम्हें वापस करूंगी, कियारा राठौर। जस्ट वेट। अनामिका के आसपास के माहौल हद से ज्यादा डार्क हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि इतना प्रेशर दिमाग पर देने के बाद बहुत थक गई थी। तो रेस्ट करना भी जरूरी था। अंडिस्को। अगली सुबह अनामिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आंखें मसलते हुए उठकर बैठी। उसका छोटा सा चेहरा बिल्कुल किसी गुलाब की तरह ग्लो कर रहा था। अब जाकर उसे फ्रेश फील हो रहा था। तभी डॉक्टर माथुर वहां आए और पूछा, अब कैसा लग रहा है तुम्हें बच्चे? उन्हें ये बच्ची बड़ी प्यारी लग रही थी। अनामिका ने धीमी आवाज में कहा, आई एम ऑल गुड डॉक्टर, और हल्का सा मुस्कुराए। डॉक्टर माथुर ने कहा, ये तो आचे बात है। उसके बाद वो अनामिका का चेकअप करने लगे और चेकअप करते हुए पूछा, बच्चे आपका नाम क्या है? आप वहां कैसे पहुंची? आपके फैमिली में से किसी का नंबर याद है आपको, जिससे हम उन्हें इन्फॉर्म कर सके? अनामिका कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसको आचे से पता था कि आगे क्या होने वाला है। पिछली बार भी यही हुआ था। उसने राजेंद्र राठौर का नाम बस उन्हें बताया था, क्योंकि नंबर तो उसे किसी ने बताया ही नहीं था। चूंकि ये हॉस्पिटल छोटा था और गांव एरिया में था, अचानक कुछ गुंडे टाइप लोग उसके ठीक बगल वाले कमरे में थे। उन लोगों ने राजेंद्र राठौर नाम सुन लिया था। वो लोग यहाँ उसी का किडनैप करने यहाँ आए थे। उन्होंने अनामिका को पकड़ लिया था, जिसके बाद उन्होंने अनामिका को बेच दिया था। अनामिका को इसका पता कभी नहीं चला कि आखिर उसका किडनैप किसने करवाया। उन लोगों के बॉस ने उसे किसी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का बेच दिया, जहां बच्चों पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया जाता था। अनामिका के साथ भी वही हुआ था। इसलिए उन लोगों ने अनामिका को किसी खास मिशन के लिए उसे वक्त से ट्रेंड करने लगे। अनामिका माना करती तो वो लोग उसे बहुत मारते, इलेक्ट्रिक शॉक जैसे और भी तरीके से टॉर्चर करते। उसका शरीर हद से ज्यादा खराब हो गया था, रोज अलग अलग इंजेक्शन, जिससे ये हुआ था कि अनामिका ने अपने मां बनने की क्षमता खो दी थी। रघुवीर जी ने उसे बहुत ढूंढा, पर उनकी भी हेल्थ ठीक नहीं रहती थी। फिर भी उन्होंने ढूंढना जारी रखा, पर सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। अगर उसके परिवार वालों ने जरा भी जोर दिया होता तो शायद वो उस दलदल में कभी नहीं फंसती और जल्दी निकल जाती। पर कियारा के कारण उन लोगों ने तो पहले ही अनामिका को मारा हुआ समझ लिया। अपने 17 साल होने तक वही रही। उसकी हालत अब हद से ज्यादा खराब थी, हड्डियां भी देखने लगी थी उसकी। एक दिन मौका देखकर वो वहां से भाग निकली और सीधे राठौर विला पहुंची, जहां सब उसे और घिन भरी नजरों से देखने लगे। सिर्फ दादा दादी ही थे जो उसे देखकर खुश थे, बाकी किसी को उससे मतलब नहीं था। ये सब सोचते हुए अनामिका कांप उठी। डॉक्टर माथुर ने उससे हिलाते हुए कहा, कहाँ खो गई तुम? अनामिका झट से होश में आई। उस घटना और उन दिनों को याद करके आज भी उसकी रूह कांप जाती है। उसने अपने आप को शांत किया और डॉक्टर से कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं। उसने झूठ बोल दिया, क्योंकि अभी वो राठौर विला नहीं जाना चाहती थी। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। डॉक्टर ने ज्यादा जोर नहीं दिया और एक इंजेक्शन देकर उसे आराम करने का बोल वहां से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद अनामिका झट से अपनी आंखें खोलती है। उसे कैसे भी करके यहाँ से अब बाहर निकलना था। वो यहाँ ज्यादा डर तक नहीं रुक सकती थी, क्योंकि यहाँ के नज उस गैंग से मिली हुई थी और उसने ही उन लोगों को अनामिका के बारे में बताया था। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इतना बोलकर अनामिका चारों तरफ देखते हैं। उसका ध्यान साइड एक विंडो पर जाता है। उसे देखकर उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ देर बाद कमरे में वही नज आती थी और उसके पीछे कुछ लोग थे। नज ने कहा, यही है वो लड़की, जल्दी ले जाओ इसे, बाकी मैं संभाल लूंगी। वहां 4-5 लोग थे। वो जैसे ही बेड के पास जाकर चादर उठाते हैं, अनामिका के जगह उन्हें तकिया देखता है। तूने तो कहा था यही होगी, उनमें से एक ने गुस्से से चिल्ला कर कहा। वो नज भी चौंक जाते हैं और इधर उधर देखती हैं। तभी उसकी नजर खिड़की पर जाती है। वो वहां दौड़ के जाती है जहां पर्दे के रस्सी लटकी होती है। वो अपना सर पकड़ लेते हैं। इतनी घायल होने के बाद ये लड़की भागी कैसे? उसे जल्दी पकड़ना होगा, जल्दी ढूंढो उसे, उसका मिलना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में एक लड़की तेजी से भाग रही थे। वो कोई और नहीं अनामिका थी, जो वहां से बच के निकल गई थी। वो भागते भागते एक जगह रुकते हैं और एक पेड़ के पास बैठ जाती हैं और तेज तेज सांस लेने लगती है। चलो, ट्रेनिंग का कुछ तो फायदा हुआ मुझे, इतना कहकर अनामिका इधर उधर देखते हुए उसे जंगल के अलावा कुछ नजर नहीं आता और उसे भूख भी लगी थी।
तभी उसे कुछ कदमों की आहट होती है, वो समझ जाती है वे लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। वो चाहे तो उनसे लड़ सकती थी, पर अभी उसने बचना ज्यादा सेफ था, क्योंकि उसकी शरीर अभी बहुत कमजोर था। अभी लड़ने बेवकूफी होगी। जल्दी ढूंढो, उस लड़की को ज्यादा दूर नहीं गई होगी वह, उनमें से एक गुंडे ने कहा, और सभी दूसरी तरफ चल गए। कुछ देर बाद अनामिका उस पेड़ के पीछे बाहर आए और दूसरे तरफ चली गई। वो लोग भी उल्टे दिशा में चले गए थे। ऐसे ही भटकते भटकते रात भी हो जाती है। थक कर अनामिका वही एक पेड़ के पास बैठ जाती है, और वही थके होने के कारण उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह सूरज की रोशनी सीधे अनामिका के चेहरे पड़ती है। वो बहुत गहरी नींद में थी कि तभी उससे अचानक कुछ आवाजें आती है। वो झट से अपनी आंखें खोलती है और ध्यान से उन आवाजों को सुनती है, और अचानक वो उस आवाज को फॉलो करते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है। कुछ दूर में है उसे सड़क दिखाई देती है। अब कहीं जाकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। थैंक गॉड, फाइनली सड़क मिल गई मुझे। वो अभी आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक उसने देखा कि दूर से एक कार उसकी तरफ ही आ रही थी। अनामिका की आंखें बड़ी हो जाती है। वो अपनी जगह पर है, जम जाती है। अचानक अनामिका जोर से चिल्लाती है, अंडस को। अब आगे। अचानक सब कुछ थम सा गया। आसमान पर जैसे मौत की चुप्पी छा गई थी। अनामिका ने आंखें कसकर भींच ली थीं। सामने से वो गाड़ी तूफान की तरह आ रही थी, जो अनामिका को क्रॉस करते हुए थोड़ा आगे जाकर सीधे एक पेड़ से टकरा गई। आवाज इतनी भयानक थी कि अनामिका 1 मिनट के लिए सुन्न पड़ गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने का दृश्य उसकी सांसें थमा देने वाला था। हालांकि उसकी खुद की हालत भी बेहद खराब थी। भूख, प्यास, थकावट, फिर भी हिम्मत कर वो भागती हुई गाड़ी की ओर बढ़ी। गाड़ी से लगातार धुआं निकल रहा था और नीचे से पेट्रोल लीक हो रहा था। कहीं कोई अंदर फंसा हो जिसे मदद की जरूरत हो, यही सोचकर वो तेजी से आगे बढ़ी। देखने से वो गाड़ी कोई आम गाड़ी नहीं लग रही थी, एक महंगी लिमिटेड एडिशन की कार थी। फिलहाल एक्सीडेंट बहुत भयानक था। शीशे इतने काले थे कि अंदर झांकना मुश्किल हो रहा था। फिर अनामिका ने अंदर देखने की कोशिश की। जब अंदर देखा तो एक कपल खून से लथपथ हालत में बेहोश पड़े थे। एक पल के लिए अनामिका का दिल कांप गया। उसने जल्दी से पास पड़ी एक भारी पत्थर उठाए और शीशा तोड़ने लगी। पत्थर उठाने में उसके हाथ भी कट गए, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने पूरी ताकत से वार किया और शीशा में पहले से दरार थे। कुछ देर की कोशिश के बाद वो टूट गई। अंकल, उठिए, होश में आइए। अनामिका ने ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी को होश में लाने की कोशिश की। उसके चेहरे पर खून बह रहा था। वो करीब 40 साल के लग रहे थे। धीरे धीरे वो होश में आए और अपने सामने एक छोटी बच्ची को देखा जो उसे ही पुकार रही थी। होश में आते ही उन्होंने घबराकर बगल वाली सीट की ओर देखा। सीता, उनकी पत्नी के सिर से बुरी तरह खून बह रहा था। वो कांपते हाथों से उन्हें पकड़ने लगे। आंखों में आंसू थे, जैसे किसी ने उनकी दुनिया को तोड़ दिया हो। उठो सीता, मेरी गलती है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। वो बड़बड़ाने लगे। अनामिका ने जल्दी से उस औरत के नब्ज चेक की। वो अभी भी जिंदा थी। उसने राहत की सांस ली और उस आदमी से कहा, वो ठीक है, उन्हें हॉस्पिटल जल्दी लेकर जाना होगा। अनामिका ने बाहर देखा, पेट्रोल तेजी से निकल रहा था। अनामिका ने तुरंत कहा, अंकल जल्दी कीजिए, पेट्रोल लीक हो रहा है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। उस आदमी ने एक पल की भी देर नहीं की, गेट खोला और तुरंत अपनी पत्नी को गोद में उठाकर बाहर लपके। अनामिका भी उनके साथ थी। कुछ ही कदम की दूर आने पर एक जोरदार धमाके के साथ गाड़ी फट गई। आसमान गूंज उठा। वो आदमी पीछे मुड़े और विस्फोट को देखते ही एक पल के लिए कांप गए। अगर बस कुछ सेकंड की भी देरी होती, अगर ये छोटी बच्ची उनकी मदद के लिए न आती, तो आज वो दोनों इस दुनिया में नहीं होते। अनामिका भी झटके से जमीन पर गिर गई थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश हो गई। कुछ देर की खामोशी के बाद एक के बाद एक कई महंगी गाड़ियां वहां आ पहुंची। कई बॉडीगार्ड्स बाहर निकले। एक बॉडीगार्ड दौड़ता हुआ आया और चिंतित होकर बोला, सर आप ठीक हैं? जल्दी करो, सीता को हॉस्पिटल ले चलो। उस आदमी ने आदेश दिया, जिससे इतना तो साफ था कि वो कोई आम आदमी तो कहीं से भी नहीं थे। फिर उन्होंने अपने पत्नी को गाड़ी में बिठाकर पलटकर उस मासूम सी बच्ची की ओर भागे। बच्चे आंखें खोलो, उनके हाथ कांप रहे थे। अगर इस बच्ची को कुछ हो गया तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने गौर से उसका मासूम सा चेहरा देखा। चेहरा पीला पड़ा था, होंठ सूख चुके थे, फिर भी उसने बहादुरी से बिना अपनी जान की परवाह किए 2 जिंदगियां बचाई थीं। उन्होंने झुककर अनामिका को अपनी बाहों में उठाया और कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। फिर तुरंत एक और बॉडीगार्ड को भेजा,
जल्दी हॉस्पिटल चलो, उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। और फिर कार हॉस्पिटल की ओर निकल गई। जीवंत हॉस्पिटल आईसीयू के अंदर सीता जी का ऑपरेशन चल रहा था। क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी थी, जिससे ब्लड लॉस बहुत हो गया था। बाहर वो आदमी इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। चेहरा दुख और आंसुओं से भरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वार्ड में अनामिका बेहोश थी। उसकी भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। ब्लास्ट के कारण उसके सर पर भी चोट आई थी। ब्लड लॉस के कारण उसे ब्लड चढ़ाई जा रही थी। 3 घंटे बीत चुके थे। इक्यू का दरवाजा खुला और डॉक्टर सीरियस एक्सप्रेशन लिए बाहर। तभी वो आदमी तुरंत उसके पास पहुंच गए और डर और चिंता भरे भाव से पूछा, डॉक्टर अब मेरी वाइफ कैसी है, वो ठीक है ना? डॉक्टर शर्मा ने जेंटली कहा, डोंट वरी मिस्टर राजवंश, शी इज टोटली आउट ऑफ डेंजर नाउ, बट चोट गहरी है तो आपको उनका खास ख्याल रखना होगा। डॉक्टर ने बहुत ही रिस्पेक्टफुली टोन में कहा और वहां से चले गए। वो आदमी यानी अशोक राजवंश, जो एशिया के टॉप 5 बिजनेसमैन में आते हैं। उनका बिजनेस विदेशों तक फैला हुआ है। अपनों के लिए तो बहुत प्यारे और सुलझे हुए इंसान है, बाकी बाहर इनके आगे आची आंचों के पसीने छूट जाते हैं। डॉक्टर के बात सुनकर अब जाकर अशोक जी की जैसे अटकी हुई सांसें जैसे वापस आ गई, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। कुछ देर दूर से इक्यू के अंदर देखने के बाद अशोक जी सीधा अनामिका के वार्ड की तरफ चल दिए। इधर अनामिका को डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था, जिससे वो अभी भी गहरी नींद में थी। अशोक जी जब अनामिका के वार्ड में आए, वो कुछ देर रुककर अनामिका का उस मासूम से चेहरे को देखते रहे। अनामिका के चेहरे पर सिकन आए हुए थी, शायद वो कुछ भयानक सा सपना देख रही थी। चेहरा पसीने से भीग गया था। अशोक जी तुरंत उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगे, जिससे अनामिका के चेहरे की सिकन किसी के स्नेह भरे स्पर्श से नॉर्मल हो गई और वो सुकून से गहरी नींद में चली गई। हालांकि अशोक जी बहुत कम ही अपने इमोशन दूसरों के सामने दिखाते थे, पर इस प्यारी से बच्ची को देखकर उनकी आंखें सॉफ्ट हो गई। उन्होंने बहुत स्नेह और प्यार से अनामिका के सर पर हाथ फेरा। आज अगर ये बच्ची सही समय पर वहां नहीं होती तो शायद वो जिंदा नहीं बचते, अशोक जी ने मन ही मन सोचा। उन्हें इस बच्ची से अजीब तरह का लगाव सा हो गया था। उनका असिस्टेंट जो अभी बाहर आए थे, उन्हें ढूंढते ढूंढते उसने सामने देखते हुए थोड़ा अचंभित भाव से कहा, बॉस तो अपने बेटों के सामने भी इतना सॉफ्ट बिहेव नहीं करते, तो ये बच्ची कौन है जिसकी मेरे डेविल बॉस इतनी कह कर रहे हैं? उसने बरबरते हुए खुद से कहा। कुछ देर वही रहने के बाद वो अनामिका और सीता जी दोनों के बारे में डिस्कस करने डॉक्टर के पास चले गए। सीता जी को अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। उनके बारे में डिस्कस करने के बाद वो अनामिका के डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर राणा ने आदर भाव से कहा, आइए मिस्टर राजवंश, बैठे। डॉक्टर, वो बच्ची कैसी है, अब कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है न? अशोक ने बैठते हुए सीधे सवाल किया। उनका सवाल सुन डॉक्टर के चेहरे पर गंभीर भाव देखने लगे। उन्होंने कहा, मिस्टर राजवंश, जिस हाल में यहाँ लाई गई, उसे देखकर लगता है कि उसका अभी 1 या 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है। उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है, जैसे उसे ठीक से खाना पीने नहीं दिया जाता हो। बॉडी में मिनरल्स, विटामिन्स की बहुत कमी है। और इतना सब सुनकर अशोक राजवंश को विश्वास नहीं हुआ कि वो छोटी बच्ची ने कितने दुख झेले होंगे, इतनी छोटी सी उम्र में कितना कुछ सहा होगा। उनके दिल में एक दर्द सा उठा, पर डॉक्टर की आगे की बात सुनकर उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने तुरंत सीरियस होते हुए कहा, और क्या डॉक्टर? डॉक्टर राणा की आगे की बात सुनकर वो सन रह गए। अंडिस्को, क्या कहा डॉक्टर ने? ऐसा क्या अनामिका किसी खतरे में है? आज के लिए इतना हाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा अगर स्टोरी अच्छी लगी होगी तो। थैंक यू।